वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 37 का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं ऑटम 2019 में। क्वेश्चन का नाम है टर्क्वाइज लिमिटेड। 17 मार्क्स का क्वेश्चन है। टर्क्वाइज लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। इसके बाद हमें चार मैटर्स जो हैं वो बताए हुए हैं। हर किसी के मार्क्स भी अलग अलग बताए हुए हैं। फर्स्ट मैटर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद रिक्वायरमेंट हमें ये बताई हुई है कि डिस्कस हाउ द अबव इश्यूज, जो 4 इश्यूज हैं, शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टीएल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। स्पोर्ट योर आंसर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलिवेंट आईएफआरएस। टिपिकल जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है इस 37 पे वो यही होती है। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। ऑन 10 जुलाई 2019, यानी जो हमारा, अगर हम देखें कि जो हमारा ईयर एंड है दैट इज़ 30 जून, उससे फ़ौरन बाद की बात हो रही है। 10 July 2019, the owner of adjacent building filed a case against TL claiming rupees 50 million. The claim is made in respect of severe damage to his building during a fire incident in TL's head office in June 2019. तो एक बात तो ये कि ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया, जिसकी वजह से अगर ऑब्लिगेशन हमारी अराइज होती है तो इवेंट, ऑब्लिगेटिंग इवेंट ऑलरेडी ईयर एंड से पहले जो है वो अकर हो चुका है। He is of the view that TL was negligent in maintaining fire safety systems in its head office. According to TL's lawyer, there is 70% probability that TL would be found negligent. इसका मतलब है कि फिर प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबल तो है कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड वुड नीड टू पे 40% ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड। लेकिन जो अमाउंट है वो पूरी 50 मिलियन की पे नहीं करनी, उस अमाउंट पर ये 40% अप्लाई होगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ऑब्लिगेशन है या नहीं, उसके लिए ये 70% की प्रोबेबिलिटी रेलिवेंट है, और अमाउंट की जो मेजरमेंट है उसके लिए ये 40% की अमाउंट रेलिवेंट है। सो यहाँ पर अब अगर हम इसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो बड़ा सिंपल सा हमारा सिनेरियो बनता है कि हमारी प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए 20 मिलियन की, विच इज़ 40% ऑफ 50 मिलियन। क्यों रिकग्नाइज होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, फायर इंसिडेंट तो जून में ही हो चुका था। दूसरी बात यह है कि क्या प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स है? जी बिल्कुल प्रोबेबल है, 70% चांसेस ये बताए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। तीसरी बात यह कि क्या रिलायबल मेजरमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल। ये 20 मिलियन की जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, ये लॉयर्स की ओपिनियन की बेस पर एक रिलायबल मेजरमेंट भी पॉसिबल है। सो प्रोविजन रिकग्नाइज होगी और उसकी तीनों जो रिकग्निशन के क्राइटेरिया वो मीट हो रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन है इन मई 2019, यानी ईयर एंड से पहले TL's board of directors decided to relocate its regional office from Multan to Lahore. In this respect, a detailed plan was approved by the management and a formal public announcement was made in June. तो डिसीजन भी ईयर एंड से पहले हो चुका है, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान भी बन चुका है और उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट भी ईयर एंड से पहले हो चुकी है, जिसका मतलब है कि एंटिटी की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है ईयर एंड पे। TL हैज़ प्लान टू कंप्लीट द रीलोकेशन बाय दिसंबर 2019। 6 मंथ के अंदर वो अपनी रीलोकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, और 6 मंथ के अंदर रीलोकेशन अगर कंप्लीट हो रही है तो बहुत ज़्यादा डिलेड इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है, और इट मीन्स के एंटिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेगी। नेक्स्ट जो है कुछ अमाउंट्स बताई हुई हैं कि ये अमाउंट्स रेलिवेंट हैं। द रिलेटेड कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। अब इसके ऊपर हमने रीस्ट्रक्चरिंग के जो मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करना है। तो रिडंडेंसी पेमेंट का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉइज़ को हम पेमेंट कर रहे होते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट की सूरत में, क्योंकि उनके को हम ले ऑफ कर रहे होते हैं, अर्ली रिटायरमेंट दे रहे होते हैं, तो उसकी हम एक कंपनसेशन पे करते हैं। ऑब्वियसली अगर हम ये रीस्ट्रक्चरिंग ना कर रहे होते तो ये पेमेंट ना लगती, तो ये तो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हम प्रोविजन में इंक्लूड करेंगे। प्रोविजन हम इसलिए रिकग्नाइज कर रहे हैं क्योंकि जून के ईयर एंड तक हमारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, तो मेजरमेंट में ये तो शामिल होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा है कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस इक्विपमेंट टू लाहौर। ये प्रोविजन में शामिल नहीं होगा क्योंकि ये रीलोकेशन की कॉस्ट है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज एग्रीइंग टू रीलोकेट, वंस अगेन ये भी रीलोकेशन की कॉस्ट है, जो कि रीलोकेशन की कॉस्ट IS 37 में स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है कि इसको आपने रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन की मेजरमेंट में शामिल नहीं करना। सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द रीलोकेशन। तो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर जो हैं वो, अगर आप ये रीस्ट्रक्चरिंग ना भी कर रहे होते, उनकी सैलरी तो आप पे ही कर रहे होते, तो ये एक ऑन गोइंग कॉस्ट है, ये भी प्रोविजन की मेजरमेंट के अंदर हम शामिल नहीं करेंगे। तो इस बेसिस पर अब हम आंसर डेवलप करते हैं। पार्ट 2,
A provision for restructuring of rupees 20 million needs to be recognized as it meets the required criteria. ये 20 million ये redundancy payment वाला. There is present constructive obligation at year end as detailed formal plan has been approved and announced to public prior to 30th June 2019. Outflow of economic benefit is expected as entity has estimated cost to be incurred. तो पैसे लगने हैं, इसका मतलब है कि outflow तो of economic benefit तो होना ही है. Only costs directly attributable to restructuring are to be included in measurement, that is rupees 20 million in respect of redundancy payment. बाकी कॉस्ट को क्यों शामिल नहीं करेंगे वो भी हमें अपने आंसर में एक्सप्लेन करना चाहिए. Cost of relocation, that is cost of moving equipment to new location, and compensation to employees for relocation are not to be included because specifically prohibited by IS 37. Similarly, salary of existing operation manager is not incremental cost and is an expense relating to ongoing activities of the entity. तो इसको भी हम इस वजह से प्रोविजन की मेजरमेंट में शामिल नहीं करेंगे. नेक्स्ट इशू हमारे पास है TL had 6,000 unsold units of product A as on 30th June 2019 acquired at rupees 500 per unit. तो ये 6,000 यूनिट्स हो गए हमारे पास इन्वेंट्री में और उनकी कॉस्ट आ गई 500 पर यूनिट. इन जून 2019 द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए हैज फॉलन टू 350 पर यूनिट. सो इसका मतलब है कि इसका राइट डाउन तो जून 2019 के अंदर ही एविडेंट हो गया था. TL acquires product A under the contract in which TL has to buy 10,000 units of product A per month for rupees 500 per unit. तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जी हमने ऑलरेडी और उसमें 500 के हिसाब से ही हमें 10,000 यूनिट जो है वो परचेज करने होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड टिल 31 अगस्त 2019, यानी ईयर एंड हमारा जून एंड पर हो रहा है. जुलाई और अगस्त के 2 महीने ऐसे हैं जिसमें मजीद हमें ये यूनिट खरीदने पड़ेंगे. And if TL decide to cancel the contract, then it must pay a cancellation penalty of rupees 4 million. TL is of the view that the market may not improve in the near future. अब ये जो सिनेरियो है ये एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का बन जाता है. पहली बात तो ये कि ये जो यूनिट्स आपके पास इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं 6,000, ये इनके ऊपर तो IS2 अप्लाई होगा. और IS2 के मुताबिक आप इन्वेंट्री को मेजर करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर. जो मजीद आपने 10,000 यूनिट फॉर 2 मंथ्स परचेज करने हैं इनके ऊपर IS 37 अप्लाई होगा. किस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होगा? ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट है. ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जिसमें हमारी अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो हैं उससे हासिल होने वाले बेनिफिट से एक्सीड हो जाएं. अब पॉइंट ये है कि आपका जो 350 पे आप सेल कर पाएंगे और आपको 500 पे ख़रीदना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट की वजह से. तो इसमें एक ऑब्लिगेशन भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है. आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट भी है. अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं तो पेनल्टी की सूरत में आउटफ्लो हो जाएगा, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते परफॉर्म करते हैं तो फिर प्रोडक्ट को हायर रेट पे ख़रीद के जो नुकसान हो रहा होगा वो एक आउटफ्लो है नेट. तो इसके अंदर पहली बात तो ये कि हम IS2 अप्लाई करते हैं. तो IS2 अप्लाई करके जो हमारा लॉस होगा वो हमें कितना रिकॉर्ड करना चाहिए? 6,000 यूनिट्स 150 रुपीज़ पर यूनिट का लॉस, क्योंकि 500 जो है ये इसकी कॉस्ट है और 350 इसकी NRV हो जाएगी. तो 900,000 का लॉस जो है वो राइट डाउन का रिकॉर्ड करना होगा. ये IS2 के मुताबिक रिकॉर्ड होगा. उसके बाद हम जब बात करते हैं इन 2 महीनों की, तो इसमें एक आपकी कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है. तो आपका ये एक ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी एक प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए. अब पहली बात ये कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हमारी एग्जिस्ट करती है क्योंकि एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है. आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट एग्जिस्ट करता है क्योंकि या तो पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर आपको हायर रेट पर प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी. मेजरमेंट की तरफ जाएं तो अब 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास कि या तो हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें तो हमें क्या लॉस होगा, और दूसरा ये कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते तो पेनल्टी देनी पड़ेगी 4 मिलियन की. इसमें से जो लोअर अमाउंट होगी, रैशनल चॉइस तो वही है कि भाई अगर हमारे पास 2 लॉस के ऑप्शन हो तो उसमें से हम वो लॉस पिक करेंगे जो कम लॉस होगा. तो वो जो लोअर अमाउंट होगी उसकी प्रोविजन हमें रिकग्नाइज करनी होगी, वो हमारी मेजरमेंट होगी. सो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं तो नुकसान 3 मिलियन का है. कैसे कैलकुलेट हुआ? 500 में से 350 150 पर यूनिट का लॉस और 10,000 इंटू 2 मंथ्स यानी 20,000 यूनिट्स जो जुलाई और अगस्त के 2 महीनों में आप लेंगे. तो ये बन जाता है 3 मिलियन और पेनल्टी का जो लॉस है वो होगा 4 मिलियन. तो ऑब्वियसली इसमें से
लोअर का मतलब है कि हमें 3 मिलियन की जो प्रोविजन है वो रिकग्नाइज करनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर भी कर देना चाहिए। ये बिजनेस सेंस में भी हमारे फायदे की बात है और रेपुटेशनल एंगल से भी हमारे फायदे की बात है कि हम लोअर लॉस को पिक कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है जिसके अंदर TL sells product B with a warranty of 12 months. Now the manufacturer, that is Sulfur Limited, provides a warranty of 8 months only. अच्छा, अब हम अपने कस्टमर को 12 महीने की वारंटी दे रहे हैं, जबकि जो मैन्युफैक्चरर है उनकी तरफ से जो वारंटी आती है वो सिर्फ 8 मंथ्स की आती है। तो यानी हम 4 मंथ्स की जो एक्स्ट्रा वारंटी है वो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय SL, यानी जो रिपेयर और रिप्लेसमेंट वगैरह होती है वो SL यानी सप्लायर करके देता है। However, TL is responsible if SL fails to honor its obligation for this warranty. यानी अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी ना करें तो इन दैट केस हमारी ऑब्लिगेशन बन जाएगी। तो इसमें पॉइंट जो है वो ये बन जाता है कि जो फर्स्ट 8 मंथ्स हैं इनकी ऑब्लिगेशन को सेपरेट देखना चाहिए और अगले 4 मंथ्स की ऑब्लिगेशन को सेपरेटली देखना चाहिए। सो इफ वारंटी क्लेम राइजेज विद इन 8 मंथ्स SL डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट, यानी फिर हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते। तो और जो 8 मंथ्स के अंदर अंदर वो मैन्युफैक्चरर कर देता है। हाँ, अगर मैन्युफैक्चरर फेल हो जाए तो फिर हमें देने पड़ेंगे, तो वो हमारी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन बन जाएगी फर्स्ट 8 मंथ्स की, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं होगी। हाउएवर SL चार्जेस 500, 1000 and rupees 2500 for a minor, moderate and major defect respectively in each unit if the defect rises in the extended warranty period of 4 months offered by TL। तो फर्स्ट 8 मंथ्स के तो हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते, वो वारंटी तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से। जो एक्स्ट्रा 4 मंथ्स हैं उसके पैसे हमें देने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन के डिफेक्ट कैसा था, माइनर था, मॉडरेट था या मेजर था। द प्रोबेबिलिटी दैट अ वारंटी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ यूनिट सोल्ड मे राइज इज एज अंडर। तो फर्स्ट 8 मंथ्स की भी दी हुई है, लास्ट 4 मंथ्स की भी दी हुई है। ये जो फर्स्ट 8 मंथ्स की परसेंटेजेस हैं ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हम इनसे रिलेटेड एक कंटीजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। और जो लास्ट 4 मंथ्स हैं वो तो प्योरली हमारी ऑब्लिगेशन है, तो इसकी हम एक प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट 8 मंथ्स के अंदर हमारी ऑब्लिगेशन पॉसिबल है, यानी अगर मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट करेगा तो हमारी लाइबिलिटी होगी, मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट नहीं करेगा तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। लेकिन जो लास्ट 4 मंथ्स हैं उसकी टिपिकली प्रोविजन हमारे लिए, और उसके लिए जो हम एस्टिमेट्स हैं यहाँ पर अमाउंट वाइज भी दिए हुए हैं, इनको भी यूज़ करेंगे, और ये जो परसेंटेजेस गिवन है इनको भी यूज़ करेंगे। During the year ended 30th June 2019, a total of 12,000 units of product B has been sold। और क्योंकि 12 मंथ्स की वारंटी का मतलब ये है कि इस पीरियड में जो भी सेल हुई है उसकी कुछ ना कुछ वारंटी बाकी होगी, 1 ईयर का टाइम है। एंड वारंटी कॉस्ट ऑफ ₹1.2 मिलियन हैज़ बीन पेड। अब कुछ चीज़ें जो अर्लियर मंथ्स में सेल हुई होंगी उनकी वारंटी जो है वो क्लेम भी हो चुकी होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई जुलाई 2018 में सेल हुई थी तो उसके तो 12 महीने पूरे हो चुके हैं, तो या 11 महीने हो चुके हैं, तो उसकी कुछ वारंटीज पे कर चुकी है TL, पेड टू SL इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज यूनिट। तो 1.2 मिलियन की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। सो अब इसमें पहले हम इसकी डिस्कशन को नरेट कर लेते हैं और फिर इसकी कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। So in the given scenario, warranty period is divided into two parts, first 8 months और subsequent 4 months. Both periods are discussed separately below. पहले 8 months को discuss करें। तो since SL is responsible for warranty claim arising in this period and no cost is charged by SL, so no provision is required. No provision. However, since TL is responsible if SL does not honor its obligation for this warranty period, तो फिर हमें इसको कंटीजेंट लाइबिलिटी के तौर पे डिस्क्लोज करना चाहिए क्योंकि ये हमारी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। जहां तक बात है सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स की, तो उसमें SL एक अमाउंट भी चार्ज करती है और कोई डिफेक्ट भी आता है तो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमारी प्रोविजन रिकग्नाइज होती है। क्योंकि हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी और पेमेंट करनी पड़ती है तो इसका मतलब है प्रोबेबल आउटफ्लो भी है, और पास्ट इवेंट की वजह से राइज हो रही है। ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, जब प्रोडक्ट सेल हो जाती है तो हमारी ये ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। अब इसको अगर हम कैलकुलेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, तो कैलकुलेशन के अंदर जब हम आते हैं तो हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं सिंपल सा, जिसमें नेचर ऑफ डिफेक्ट, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, रुपीज़ पर यूनिट जो अमाउंट्स दी हुई हैं, और फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि जो माइनर नेचर ऑफ डिफेक्ट अगर माइनर हो तो 6% चांस है डिफेक्टिव यूनिट्स का। तो हमें जो टोटल यूनिट्स बताए हुए हैं वो 12,000 बताए हुए हैं। 12,000 का 6% जो है 720, और
500 की कॉस्ट लगेगी इस पे। तो 720 इंटू 500, 360,000 की अमाउंट लग जाएगी। इसी तरह अगर मॉडरेट हो तो परसेंटेज 10% की गिवन है, और जो इस हिसाब से 1200 यूनिट्स बनते हैं, और इस पर जो कॉस्ट लगेगी वो 1000 की लगेगी। तो ये अमाउंट हमारे पास 1.2 मिलियन की बन जाती है। इसी तरह अगर मेजर डिफेक्ट हो तो 5% प्रोडक्ट में चांस है, 2500 पर प्रोडक्ट हमारी कॉस्ट लग जाएगी 600 यूनिट पे, तो दैट वुड बी 1.5 मिलियन। तो हमारी जो टोटल इस साल की सेल से रिलेटेड प्रोविजन बनती है वो बनती है 3.06 मिलियन। इसमें से कुछ अमाउंट ऑलरेडी पे हो चुकी है, तो 1.2 मिलियन ऑलरेडी जो है वो क्लेम हो चुका है वारंटी का। तो बाकी जो अमाउंट बचती है उसकी हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए, दैट इज 1.86 मिलियन। So that's all for today. Have a good day.